Jesukate. Hi. This is Jesukate. We are back with this channel, and now we are doing unit number 4 of corporate governance. That's it. So देखो यार, मैंने यूनिट 3 तक तुमको बहुत चीज़ें बताई, जैसे सब चीज़ें हम इंटरनेशनल पे बढ़ा जा रहे थे यार, मतलब अब्रॉड भाई, ग्लोबल स्कैंडल्स, OECD। तो ये सब चीज़ें जो हमने यूनिट 4 तक पढ़ी ना, वो ऑलमोस्ट थोड़ी सी ग्लोबल लेवल पे थी। बट अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो हमें ये बताती है कि हाउ डिड इंडिया डेवलप इट्स ओन कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम। क्योंकि देखो, जैसे मैंने आपको पहले यूनिट्स में भी ये बताया कि हर कंट्री का डिफरेंट सिनारियो रहता है। और जब हम OECD प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने ये भी अंडरस्टैंड किया था कि उसकी लिमिटेशन क्या थी, कि अलग अलग कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, और वो एक सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करके नहीं चल सकती, थोड़े डिफरेंसेस रह सकते हैं। अब यहाँ पे ये बता रहा है हमें कि कैसे इंडिया ने अपना खुद का कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम डेवलप किया, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो है इन दी एंड। तो इस पूरे यूनिट में हम इसी की कहीं ना कहीं इस थीम पे चल रहे हैं। तो व्हाट हैपन्स इन दिस यूनिट, इंडिया ने अपनी ना कमिटीज़, सेबी के रेगुलेशंस, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, कंपनीज एक्ट प्रोविजंस, ये सब बनाना शुरू कर दिया। तो बेसिकली इंडिया ऑल्सो थॉट हाउ डू वी स्टॉप फ्रॉड एंड इम्प्रूव गवर्नेंस इन इंडियन कंपनीज। इंडिया ने भी आखिरकार जाके ये सोच ही लिया कि हम कैसे फ्रॉड करोगे, हम कैसे अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करें, इंडिया के में भी तो कंपनीज़ हैं, इंडियन कंपनीज़ में कैसे करें। तो फ्लो है यूनिट 4 का। स्टेप 1 हम पहले स्टेप 1 में क्या हो रहा है, इंडिया रियलाइज़ कर रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबली बहुत इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है। आफ्टर स्कैंडल्स वर्ल्ड वाइड, स्कैंडल्स इतने हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड, उसके बाद इंडिया ने भी अपने रिफॉर्म्स बनाए। स्टेप 2 में हम समझेंगे कि सेबी ने कैसे कमिटीज़ बनाई, लाइक कुमार मंगलम बिरला कमेटी, नारायण मूर्ति कमेटी, ये कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी। स्टेप 3 में हम ये बात कर रहे हैं कि सेबी ना इंक्लूड कर रहे हैं बहुत सारे रिकमेंडेशंस, लाइक इन क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग अग्रीमेंट विच बिकेम अ मेजर गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन इंडिया। ठीक है। स्टेप 4 में लेटर कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस प्रोविजंस। अब हम इसको स्टार्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुमार मंगलम बिरला कमेटी की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट NR नारायण मूर्ति कमेटी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कुमार मंगलम बिरला कमेटी, जो कि 1999 में आई थिंक ये बनी है, इन दी 1999। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी वॉज ओपनिंग एंड मॉडर्नाइजिंग 1990s में। ठीक है, 1990s में क्या हुआ, इंडिया की जो इकोनॉमी थी ना, वो ओपन होती जा रही थी, मॉडर्न होती जा रही थी। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बट वहाँ के कंसर्न्स क्या थे, कंसर्न्स उस टाइम क्या थे, गवर्नेंस काफ़ी वीक था, ट्रांसपेरेंसी का भी बहुत कमी थी, डिस्क्लोजर्स भी बहुत बेकार थे, और पावर का मिसयूज़ तो है ही। ठीक है, एट द सेम टाइम ग्लोबली स्कैंडल्स एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स वर इंक्रीजिंग। अब उसी टाइम पे, जैसे 1990s में हमने पहली यूनिट्स में ये भी पढ़ा कि हाउ कंपनीज जो हैं अलग अब्रॉड में स्कैंडल्स हो रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं 1990s के अराउंड ही हो रहे थे। ठीक है, सो ये कंसर्न था, सेम टाइम पे ये भी कंसर्न था। स्कैंडल्स तो ग्लोबल लेवल पे आ ही रहे थे, गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी बन रहे थे। तो सेबी ने सोचा इंडिया को भी तो एक प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड की ज़रूरत है, इसीलिए सेबी ने कुमार मंगलम बिरला कमेटी को बनाया 1999 में। ठीक है, किसने इसको हेड करा, हु हेडेड इट, द कमेटी वाज हेडेड बाय कुमार मंगलम बिरला, एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। ये कंपनी जो है कुमार मंगलम बिरला के थ्रू हेडेड करी गई, ये एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन इंडिया लिस्टेड कंपनीज, ये सब ना कहीं इम्प्रूव हो। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आती है, ये कमेटी फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया बनी। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो आ ही रहा था, मॉडर्न हो रहा था यहाँ के यहाँ की कंपनीज भी, तो मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक जो फाउंडेशन बना, जिसने इसको लीड करा, वो ये बनी। ठीक है, मेन रिकमेंडेशन ऑफ कुमार मंगलम बिरला कमेटी, इनकी क्या मेन रिकमेंडेशन थी, एक प्रॉपर बोर्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। कमेटी ने रेकमेंड किया कि
बैलेंस्ड बोर्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट शुड नॉट डोमिनेट बोर्ड कम्प्लीटली, कि मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड को कम्प्लीटली ना डोमिनेट करे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो हेल्प करेंगे मेंटेन करने में फेयरनेस। सेकंड हमारे पास आया प्रोविज़न जो था ऑडिट कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था ये, कंपनीज शुड क्रिएट ऑडिट कमेटीज़। यहाँ पे बोला गया कि कंपनीज़ को अपनी ऑडिट कमेटी बनानी चाहिए ताकि वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अपनी ट्रांसपेरेंसी और फ्रॉड, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं मॉनिटर कर सके, इम्प्रूव कर सके और फ्रॉड भी कम हो सके। तो फीचर्स क्या हैं इसके? ऑडिट कमेटी शुड हैव इंडिपेंडेंट मेंबर्स, की ऑडिट कमेटी तो बनाओ उसमें जो मेंबर्स हों वो इंडिपेंडेंट हो। सुपरवाइज करो अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को, ऑडिटर्स के साथ इंटरेक्ट करो। थर्ड रिकमेंडेशन था रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गए, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट, मैंने पहले भी बताया था कि इंडिपेंडेंट को कोई मतलब नहीं है, लाइक उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है बेसिकली जो लीड हो रहा है, या उसका कोई लिंक्स नहीं है, वो अनबायस्ड डिसीजन देता है। तो यहाँ वाई बताया गया है, क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट को मॉनिटर करेंगे, वो शेयर होल्डर्स को भी प्रोटेक्ट करेगा, और वो अपने ओपिनियंस, हमसे इम्पॉर्टेंट, वो जो अपने ओपिनियन देगा वो अनबायस्ड होंगे। फोर्थ रिकमेंडेशन क्या आया? फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। कंपनी शुड डिस्क्लोज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टली। कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ऑनेस्टली डिस्क्लोज करना चाहिए, अपने रिस्क को डिस्क्लोज करना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं उनको भी डिस्क्लोज करना चाहिए। क्यों? ताकि वो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सके। फिफ्थ, मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एनालिसिस, MDA। कंपनी शुड एक्सप्लेन कि फ्यूचर में क्या रिस्क हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस होना चाहिए एनुअल रिपोर्ट्स में। सिक्स्थ रिकमेंडेशन, शेयर होल्डर के राइट्स। शेयर होल्डर शुड गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन राइट्स, फेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। सेवेंथ रिकमेंडेशन इज कंप्लायंस रिपोर्टिंग। कंपनी शुड रिपोर्ट वेदर दे कंप्लाई विद गवर्नेंस रूल्स। कंपनीज को ये भी रिपोर्ट करना चाहिए क्या वो गवर्नेंस के रूल्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं। इसमें बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का आया? इट्स रिकमेंडेशन बिकेम पार्ट ऑफ क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग अग्रीमेंट। ये रिकमेंडेशंस जो थे ये क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग अग्रीमेंट का पार्ट बन गए, ये बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था। दिस ट्रांसफॉर्म इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और इसी चीज़ ने इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो इजीली हम समझे तो कुमार मंगलम बिरला कमेटी जो है ये फर्स्ट मेजर इंडियन गवर्नेंस रिफॉर्म कमेटी फोकसिंग ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड बोर्ड स्ट्रक्चर। ये पहली इंडिया की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म कमेटी थी जो फोकस कर रही थी ट्रांसपेरेंसी और बोर्ड स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट कमेटी की हम बात करते हैं, दैट इज़ NR नारायण मूर्ति कमेटी, जो कि 2003 में यहाँ पे बनी। समझते हैं कि जब एनरॉन स्कैंडल और वर्ल्डकॉम स्कैंडल के बाद, एनरॉन स्कैंडल और वर्ल्डकॉम स्कैंडल के बाद होल वर्ल्ड बिकेम मोर सीरियस अबाउट गवर्नेंस। पूरा जो वर्ल्ड था वो गवर्नेंस के रिगार्डिंग और सीरियस हो गया, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए हैं, वर्ल्ड वाइड लोगों को पता चला है, तो ऑब्वियस सी बात है इन चीज़ों को समझने के बाद हर कोई अवेयर होगा। इंडिया भी चाहता था कि इनके यहाँ एक गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बने जो स्ट्रिक्टर हो, डिस्क्लोजर्स अच्छे से हों और स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हो। तो सेबी ने एक और कमेटी बनाई, NR नारायणा मूर्ति कमेटी इन 2003। किसने इनको हेड करा? NR नारायण मूर्ति जी ने, ठीक है। ये फाउंडर ऑफ इन्फोसिस थे। इन्फोसिस इटसेल्फ वाज नोन फॉर गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। इन्फोसिस अपने आप में ही जानी ही इसलिए जाती थी कि उनके यहाँ पे अच्छी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू रिव्यू एंड स्ट्रेंथन क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग अग्रीमेंट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये रिव्यू करे जो क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग अग्रीमेंट और उसको स्ट्रेंथन करे, मतलब टू मेक गवर्नेंस रूल्स स्ट्रिक्टर एंड बेटर, कि जो गवर्नेंस रूल्स हैं ऑलरेडी उसको और स्ट्रिक्टर बनाया जाए और बेटर बनाया जाए। मेन फोकस क्या था नारायण मूर्ति कमेटी जी का? द कमेटी फोकस्ड हेविली ऑन ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, डिस्क्लोजर, ऑडिट क्वालिटी, शेयर होल्डर्स प्रोटेक्शन। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस इन्होंने क्या निकाले? स्ट्रेंथनिंग ऑडिट कमेटीज। ऑडिट कमेटीज शुड बिकम मोर इंडिपेंडेंट, मोर एक्टिव, फाइनेंशियली नॉलेजेबल।
स्ट्रेंथ इनका ये एक पहला रिकमेंडेशन था कि ऑडिट कमिटीज़ को स्ट्रेंथन करना है, ऑडिट कमिटीज़ को ऐसा और इंडिपेंडेंट बनाना है, एक्टिव बनाना है और फाइनेंशियली नॉलेजेबल बनाना है, फाइनेंस के एक्चुअली परस्पेक्टिव से उनको नॉलेज हो। क्यों? ताकि अकाउंटिंग फ्रॉड से बचा जा सके। सेकेंड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, मीनिंग transactions between company, directors, relatives, connected parties, these can be misused secretly। मतलब ये जो transactions companies और directors, relatives इन सब के बीच में होती हैं, इनको secretly misuse करा जा सकता है, ठीक है। तो इनकी रिकमेंडेशन क्या बोलती हैं? कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली डिस्क्लोज करा जाए। ये नहीं आप छुपा रहे हो ये ट्रांजैक्शंस हो रही है, करी हैं तो बताओ, डिस्क्लोज करो, क्योंकि वी वांट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके बारे में भी इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। थर्ड रिकमेंडेशन है इम्प्रूव फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। कंपनीज को प्रोवाइड करना चाहिए एक्यूरेट, टाइमली, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट फोर्थ जो है इनका रिकमेंडेशन है, इसमें बोला गया कंपनी शुड आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिस्क प्रॉपरली। कंपनीज को अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए प्रॉपरली। फिफ्थ है विसल ब्लोअर पॉलिसी। इधर इन्होंने बताया कि कंपनीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए एम्प्लॉय की रिपोर्टिंग फ्रॉड, जो एम्प्लॉय रिपोर्ट कर रहा है फ्रॉड उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये बहुत ही मॉडर्न गवर्नेंस आइडिया है। कोड ऑफ कंडक्ट, बोर्ड मेंबर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट शुड फॉलो एथिकल कंडक्ट। जो भी बोर्ड के मेंबर्स हैं, जो भी सीनियर मैनेजमेंट है, उनको एथिकल कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए। CEO एंड CFO सर्टिफिकेशन, जो हमने SOX में एक्ट में भी पढ़ा था, सिमिलर टू दैट CEO एंड CFO को सर्टिफाई करना चाहिए जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कि वो करेक्ट हैं। तो इम्पॉर्टेंस क्या निकल के आई नारायण मूर्ति कमेटी की? ये कमेटी क्लॉज 49 को स्ट्रेंथन करती है, ये डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को और इम्प्रूव करती है, गवर्नेंस क्वालिटी को इंक्रीज़ करती है इंडिया में। तो नारायण मूर्ति कमेटी ने स्ट्रेंथन करा ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, डिस्क्लोजर एंड ऑडिट प्रैक्टिसेस इन इंडियन कंपनीज। तो इनका अगर एक डिफरेंस देख ले तो कुमार मंगलम बिरला कमेटी 1999 में, नारायण मूर्ति कमेटी 2003 में, इनका फर्स्ट मेजर गवर्नेंस रिफॉर्म थी। ये स्ट्रेंथन कर रही थी एग्जिस्टिंग रिफॉर्म्स को। इनका फोकस था बोर्ड स्ट्रक्चर पे, इनका फोकस था ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर पे। ये इंट्रोड्यूस करा इन्होंने क्लॉज 49 का आइडिया और इन्होंने स्ट्रेंथन करा क्लॉज 49 को, क्योंकि कुमार मंगलम के बाद नारायण मूर्ति आई है। और इनका बेसिक गवर्नेंस फ्रेमवर्क पे था, इनका एडवांस गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पे था। Relevant provisions of Companies Act 2013 and then we will learn about SEBI। तो पहले तो ये समझते हैं कि आफ्टर स्कैम्स, फ्रॉड्स, गवर्नेंस फेलियर्स, इंडिया चाहता था स्ट्रिक्ट गवर्नेंस रूल्स। मैंने आपको ये पहले भी बताया। तो इंडिया ने मेनली दो चीज़ों पे ध्यान दिया। पहला तो क्या, फ्रेमवर्क जो इसमें आया कंपनीज एक्ट 2013 एंड दूसरा था सेबी LODR रेगुलेशंस। तो कंपनीज एक्ट 2013 का पर्पस था कि जो लीगल गवर्नेंस का फ्रेमवर्क बनाना, और सेबी का क्या था कि गवर्नेंस रूल्स को लिस्टेड कंपनीज के लिए बनाना। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनके बीच में डिफरेंस है कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है अप्लाई करता है कंपनीज पे जनरली, लाइक इट इज़ कंपनी लॉ, ठीक है। और सेबी LODR रेगुलेशंस जो अप्लाई करता है मेनली वो करता है लिस्टेड कंपनीज पे, कंपनीज जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, ठीक है। मतलब वो कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो जनरली कंपनीज पे ही अप्लाई करता है, दैट इज़ कंपनी लॉ। और सेबी जो है वो उन कंपनीज पे अप्लाई करता है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। सेबी में क्या फोकस होता है? इट फोकसेस मोर ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, डिस्क्लोजर्स, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन पे, डिस्क्लोजर्स पे और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स में। तो इजी समझते हैं, कंपनी एक्ट से क्या करता है कि दीज आर द लीगल गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स। कंपनी एक्ट क्या कहता है कि ये जो है ये लीगल गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। सेबी कहता है इफ़ यू वांट पब्लिक इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक मार्केट लिस्टिंग, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स मस्ट बिकम स्ट्रिक्टर। अगर तुम चाहते हो पब्लिक इन्वेस्टर्स लाना स्टॉक मार्केट लिस्टिंग्स में, तो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को और स्ट्रिक्टर बनाएंगे, ठीक है। पहले हम समझते हैं रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नाउ रिमेंबर योर एग्जाम डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू मेमोराइज सेक्शंस डीपली, ओके। हमें यहाँ पे मेनली चाहिए गवर्नेंस प्रोविजंस पर्पस। तो अब समझते हैं वाई कंपनीज एक्ट 2013 वाज इम्पॉर्टेंट, अदर लॉज बिकेम आउटडेटेड,
ठीक है। जो दूसरे लॉज थे ना वो आउटडेटेड हो चुके थे। इंडिया को स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस चाहिए था क्योंकि बिजनेस जो हैं वो बहुत बड़े बनते जा रहे थे, स्कैम भी उसके साथ साथ बढ़ रहे थे, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका था। तो कंपनी एक्ट 2013 ने स्ट्रिक्टर गवर्नेंस का, CSR का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी, डिस्क्लोजर्स, इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में सबसे पहला प्रोविजन आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस एक्ट ने प्रोवाइड करा रूल्स किसके रिगार्डिंग, कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग, अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग, पावर ऑफ डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे मेन एम था कि हम इम्प्रूव करें अकाउंटेबिलिटी, सुपरविजन एंड गवर्नेंस की क्वालिटी को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कुछ कंपनीज हैं उनको मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर्टेन कंपनीज को अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। क्यों? टू प्रिवेंट मैनेजमेंट डोमिनेशन, प्रिवेंट करें ताकि हम प्रिवेंट कर सके मैनेजमेंट का डोमिनेशन, ये भी इंश्योर हो सके कि डिसीजंस अनबायस्ड लिए जा रहे हैं और शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट भी करा जाए। सेकंड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन डेली मैनेजमेंट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ना हमारे डेली मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों? है इनके पास इनका कोई मेजर इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी में, ठीक है। इनका रोल क्या होता है कि मैनेजमेंट को मॉनिटर करें, ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करें और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करें। इंपॉर्टेंस क्या है इनकी? ये रिड्यूस करता है मिसयूज ऑफ पावर, फ्रॉड और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड है ऑडिट कमेटी। कंपनीज एक्ट मेड ऑडिट कमिटीज कंपल्सरी फॉर सर्टेन कंपनीज। कंपनी एक्ट ने ऑडिट कमिटीज़ को कंपल्सरी कर दिया कुछ कंपनीज के लिए, सर्टेन कंपनीज के लिए। इनका मेन फंक्शन क्या था कि मॉनिटर करें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सुपरवाइज करे ऑडिटिंग को, प्रिवेंट करे कोई अकाउंटिंग फ्रॉड ना हो और इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रेंथन करे। इम्पॉर्टेंट क्यों था ये? क्योंकि स्कैंडल्स जैसे कि एनरॉन, सत्यम, वर्ल्डकम शोड अकाउंटिंग मैनिपुलेशन रिस्क। इधर हमने देखा कि अकाउंटिंग मैनिपुलेशन रिस्क भी बहुत होता है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है प्रोविजन नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। इनके फंक्शंस क्या है? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करो, सैलरीज को डिसाइड करो, इवैल्यूएट करो परफॉर्मेंस को। पर्पस क्या था इनका? टू प्रिवेंट अनफेयर अपॉइंटमेंट्स, ताकि अनफेयर अपॉइंटमेंट से बचा जा सके। एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, ये ना कहीं हम किसी को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सैलरीज दे रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ प्रोविजन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। सर्टेन कंपनीज मस्ट स्पेंड 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स। कुछ कंपनीज हैं जिनको करना ही करना पड़ेगा 2% अपना एवरेज नेट प्रॉफिट्स का CSR एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट। CSR के एरियाज़ क्या क्या है? एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिकॉज कंपनीज जो हैं उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी के लिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक कंपनी सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ करती है, ठीक है, सोसाइटी के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करती है, मतलब हाँ वी यूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इफ़ वी हैव दिस कंपनी। सो CSR के एरियाज़ क्या होते हैं? जैसे कि एजुकेशन एक एरिया है, एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि कंपनीज़ को कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स सोसाइटी ऑल्सो। मैंने आपको इसका रीज़न बताया। नेक्स्ट टॉपिक है विजिल मैकेनिज्म, या फिर हम इसको कह सकते हैं विसल ब्लोअर पॉलिसी। देखो, कंपनी शुड क्रिएट सिस्टम्स वेयर एम्प्लॉयज़ कैन रिपोर्ट फ्रॉड, करप्शन, अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो हमने पहले भी विसल ब्लोअर के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विसल ब्लोअर की पॉलिसी, जो कंपनीज़ को कहीं ना कहीं क्रिएट करनी चाहिए। कंपनीज़ को ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं अपने फ्रॉड, करप्शन या कोई ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट कर सके। इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी कि ये एनकरेज करेगा ट्रांसपेरेंसी को, एथिकल बिहेवियर को और फ्रॉड डिटेक्शन को। और सेवन्थ हमारे पास क्या है? डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। कंपनीज मस्ट डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिस्क,
गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो कंपनीज को ये सब चीज़ें भी डिस्क्लोज करनी चाहिए। वाई? ताकि हम हेल्प कर सकें इन्वेस्टर्स को एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाने में। यार उनको भी तो कुछ पता होना चाहिए ना डिसीजन लेने से पहले। 8th है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। कंपनीज मस्ट मेंटेन प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम्स, मॉनिटरिंग सिस्टम्स, रिस्क कंट्रोल्स। ये सब कंपनीज को मेंटेन करना चाहिए। इसका पर्पस क्या रहेगा? ताकि फ्रॉड, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन या मैनेजमेंट को हम कम कर सकें। 9th है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनीज एक्ट क्लियरली डिफाइंड डायरेक्टर्स ड्यूटीज। कंपनीज एक्ट को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या है। डायरेक्टर्स मस्ट एक्ट ऑनेस्टली, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट कंपनी इंटरेस्ट, वर्क इन गुड फेथ। तो हमने ऑलमोस्ट सारी गवर्नेंस प्रोविजंस को पढ़ लिया, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो टॉपिक था वो है सेबी, LODR रेगुलेशंस। LODR की फुल फॉर्म क्या है? लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। पहले आप समझते हैं सेबी क्या है। देखो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट में, लिस्टेड कंपनीज में, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन में। मेन एम क्या है सेबी का? ताकि वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके, सिक्योरिटीज़ जो कि मार्केट में है उनको रेगुलेट कर सके और इंश्योर करे कि प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं वो फेयर है। LODR क्या है? LODR की फुल फॉर्म है लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। दीज आर गवर्नेंस रूल्स फॉर लिस्टेड कंपनीज। ये गवर्नेंस रूल्स हैं किन कंपनीज के लिए? लिस्टेड कंपनीज के लिए। ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ये जो है ना गवर्नमेंट के रूल्स हैं लिस्टेड कंपनीज के लिए। इसकी ज़रूरत क्या है? व्हेन कंपनीज रेज मनी फ्रॉम पब्लिक, ट्रांसपेरेंसी बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जब कंपनीज पैसे रेज करती है पब्लिक से तो एक चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है, जो कि होती है ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि इफ़ समवन इज़ इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी दे नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट योर। इन्वेस्टर्स नीड ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन, फेयर गवर्नेंस, टाइमली डिस्क्लोजर। और इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो बिल्कुल सही हो, ऑनेस्ट हो, गवर्नेंस जो है वो बिल्कुल फेयर हो और टाइमली डिस्क्लोजर हो, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी के, LODR के? टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, डिस्क्लोजर। सेबी के ये ऑब्जेक्टिव है कि वो चाहती है ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना और डिस्क्लोजर करना। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं सेबी LODR के? पहला तो बोर्ड कंपोजिशन। लिस्टेड कंपनीज मस्ट मेंटेन प्रॉपर बोर्ड स्ट्रक्चर। लिस्टेड कंपनीज जो हैं उनको मेंटेन करना ही चाहिए एक प्रॉपर बोर्ड स्ट्रक्चर, जिसमें क्या इंक्लूड हो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, विमेन डायरेक्टर, बैलेंस्ड बोर्ड कॉम्पोजिशन। क्यों? ताकि इम्प्रूव कर सकें हम डाइवर्सिटी एंड इंडिपेंडेंस। सेकंड है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सेबी स्ट्रांगली एम्फोसाइज करती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए। पर्पस क्या रहता है? ताकि हम मॉनिटर कर सकें मैनेजमेंट को, प्रोटेक्ट कर सकें इन्वेस्टर्स को और इम्प्रूव कर सकें गवर्नेंस की क्वालिटी को। थर्ड है ऑडिट कमेटी। ये मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनीज के लिए। रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनका फंक्शन क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करो, ऑडिटर्स को मॉनिटर करो और स्ट्रेंथन करो इंटरनल कंट्रोल को। फोर्थ क्या है? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज मस्ट डिस्क्लोज फाइनेंशियल रिजल्ट्स। कंपनीज को अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्क्लोज करना ही करना चाहिए, जैसे रिस्क, मेजर डिसीजंस, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। क्यों? ताकि इंश्योर कर सके कि इन्वेस्टर्स को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फिफ्थ है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस जो प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स या फिर रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करती है वो भी प्रॉपरली डिस्क्लोज करी जानी चाहिए। क्यों है ये इम्पॉर्टेंट? क्योंकि सच ट्रांजैक्शंस कैन बी मिसयूज्ड सीक्रेटली। इसका मिसयूज़ किया जा सकता है सीक्रेटली। सिक्स्थ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। लिस्टेड कंपनीज मस्ट सबमिट गवर्नेंस रिपोर्ट्स रेगुलरली। जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनको अपनी गवर्नेंस रिपोर्ट रेगुलरली सबमिट करनी चाहिए ताकि चेक करा जा सके क्या गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। ये इसका पर्पस है। सेवंथ है शेयर होल्डर्स प्रोटेक्शन। सेबी प्रोटेक्ट करती है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, उनके वोटिंग राइट्स को, इन्वेस्टर इंटरेस्ट को, ये सब करती है।
एट्थ है विजिल मैकेनिज्म, कंपनीज शुड अलाउ रिपोर्टिंग ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाई विजिल ब्लोअर, कंपनीज अलाउ करें रिपोर्टिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस की, अगर कोई करता है उनको अलाउ करना चाहिए कि हाँ आप आइए करिए। नाइन्थ है रिस्क मैनेजमेंट, कंपनी शुड आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिस्क प्रॉपरली, कंपनीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए रिस्क को प्रॉपरली। देखो तो हमने जो ये दो चीज़ें पढ़ी इनके में डिफरेंस क्या था। कंपनीज एक्ट जो है जनरल कंपनी लॉ है, सेबी जो है वो लिस्टेड कंपनीज के लिए है, कंपनी एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ने पास करा है और सेबी LODR जो है वो इशू सेबी ने ही करा है। कंपनीज एक्ट एक लीगल फ्रेमवर्क है, सेबी जो है मार्केट गवर्नेंस फ्रेमवर्क है। कंपनी एक्ट जो है कवर करता है सारी कंपनीज को ब्रॉडली और सेबी जो है वो फोकस करता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में और डिस्क्लोजर्स में। लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस यूनिट नंबर 4 इज उदय कोटक कमेटी। ठीक है, नाउ दिस टॉपिक इज़ एक्चुअली द मॉडर्न वर्जन ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स। ये जो टॉपिक है ना ये एक मॉडर्न वर्जन है इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स का। अगर कुमार मंगलम बिरला कमेटी ने फाउंडेशन बिल्ड किया, नारायण मूर्ति कमेटी ने गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया, देन उदय कोटक कमेटी मॉडर्नाइज्ड गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू करेंट कॉर्पोरेट चैलेंजेस। तो उदय कोटक कमेटी ने क्या किया, जो गवर्नेंस है उसको मॉडर्नाइज किया, किसके अकॉर्डिंग, आज के जो कॉर्पोरेट चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस उसके अकॉर्डिंग। तो समझते हैं, देखिए बाय 2017 एंड 18 इंडिया ऑलरेडी हैड कंपनीज एक्ट 2013, सेबी रेगुलेशंस, क्लॉज 49, गवर्नेंस कमिटीज़। तो 2017 से 18 तक तो इंडिया के पास ये सब कुछ ऑलरेडी था, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि प्रोमोटर डोमिनेंस, वीक बोर्ड इंडिपेंडेंस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ineffective independent directors, poor disclosure standards. Also globally governance standards were improving continuously. अब देखो फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, वो ये सब थी। हमें ये भी पता चल रहा था कि ग्लोबली भी जो ये गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स है इम्प्रूव कर रहे हैं साथ साथ। तो सेबी ने क्या फॉर्म करा, उदय कोटक कमेटी 2017 में। किसने इसको हेड किया, ये हेडेड बाय थी उदय कोटक, ये फाउंडर है कोटक महिंद्रा बैंक के। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, बोर्ड इफेक्टिवनेस, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन इंडियन लिस्टेड कंपनीज। इन सब को प्रोटेक्ट करना, इन्हें इम्प्रूव करना। मेन फोकस जो था उदय कोटक कमेटी का, द कमेटी मेनली फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग बोर्ड इंडिपेंडेंस एंड इम्प्रूविंग गवर्नेंस क्वालिटी। इस कमेटी का मेन फोकस था जो भी बोर्ड की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए उसको बढ़ाएं और गवर्नेंस जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। Earlier governance reforms focused mainly on basic governance structure, but Uday Kotak Committee focused more on quality of governance, effectiveness, transparency, minority shareholder protection. पहले जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स थे उनका ज़्यादातर फोकस किस पे रहता था, बेसिक गवर्नेंस के स्ट्रक्चर पे, बट उदय कोटक कमेटी ने फोकस किस पे ज़्यादा किया, गवर्नेंस की क्वालिटी पे, उसकी इफेक्टिवनेस पे, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस क्या निकल के आए, सेपरेशन ऑफ चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CEO। यहाँ पे इन्होंने बोला कि वही सेम पर्सन जो है वो दो पोजीशंस को होल्ड नहीं कर सकता, तो चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर CEO इनको अलग करो। अगर एक ही पर्सन कंट्रोल करेगा मैनेजमेंट और बोर्ड सुपरविजन तो पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इम्प्रूव करना चेक्स एंड बैलेंसेस, अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंट सुपरविजन। ईजी अंडरस्टैंडिंग, चेयरपर्सन जो है वो सुपरवाइज करेगा बोर्ड को और CEO या फिर MD रन करेगा कंपनी को। बोथ शुड आइडियली बी सेपरेट, दोनों को सेपरेट करो। सेकंड इन्होंने दिया इंपॉर्टेंट प्रोविजन की स्ट्रेंथनिंग रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। रिकमेंडेशन क्या था, इंक्रीज इफेक्टिवनेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर्स। इफेक्टिवनेस को बढ़ाओ और इंडिपेंडेंस जो है डायरेक्टर्स की उसको भी बढ़ाओ। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, वो प्रोमोटर्स से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सिंबॉलिक होते हैं कभी कभी। कमेटी चाहती है उनको कि वो एक्टिवली मॉनिटर करें मैनेजमेंट को, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करें। थर्ड है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी रेकमेंडेड प्रॉपर बोर्ड साइज। कंपनी ने क्या रेकमेंड किया कि बोर्ड का जो साइज़ है वो प्रॉपर होना चाहिए। बैलेंस्ड बोर्ड कॉम्पोजिशन, बोर्ड का कॉम्पोजिशन बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है।
वाई? क्योंकि गुड गवर्नेंस क्या चाहती है? डाइवर्सिटी हो, एक्सपर्टीज़ हो, इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो। फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी ही चाहिए। सर्टेन लिस्टेड कंपनीज शुड अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कुछ कंपनीज है सर्टेन, उनके अंदर एक वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी ही होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? ताकि डाइवर्सिटी, इंक्लूसिवनेस और बैलेंस डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो सके। फिफ्थ क्या है? एनहांस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। कमिटी एम्फोसाइज करती है मोर ट्रांसपेरेंसी, टाइमली डिस्क्लोजर, बेटर रिपोर्टिंग। ठीक है, कमिटी एम्फोसाइज करिए कि आप डिस्क्लोजर ज़्यादा कीजिए। ठीक है, क्यों? ताकि इन्वेस्टर को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। हिडन इन्फॉर्मेशन कॉजेज फ्रॉड एंड मिसट्रस्ट। जो हिडन इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो फ्रॉड या फिर मिसट्रस्ट को कहीं ना कहीं क्रिएट करती है। सिक्स्थ है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। मतलब जो ट्रांजैक्शंस जिसमें प्रोमोटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, रिलेटिव्स हो, कनेक्टेड एंटिटीज़ हों, ये कहीं ना ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन मिसयूज़ की जा सकती है सीक्रेटली। तो रेकमेंडेशन क्या है? ऐसी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली डिस्क्लोज करो। रिसीव स्ट्रिक्टर अप्रूवल। आप स्ट्रिक्टर अप्रूवल होना चाहिए रिसीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। सेवंथ है इम्प्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट। कंपनी शुड आइडेंटिफाई रिस्क, मैनेज रिस्क प्रॉपरली, डिस्क्लोज इंपॉर्टेंट रिस्क। कंपनी को रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए, रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए और इम्पॉर्टेंट रिस्क को डिस्क्लोज करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्कैंडल्स जैसे कि लहमान ब्रदर्स शोड पुअर रिस्क मैनेजमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है कंपनी को। बेटर पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। कमेटी चाहती है कि स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर्स के राइट्स हों, कम्युनिकेशन अच्छी हो, पार्टिसिपेशन मीटिंग्स में इम्प्रूव हो। नाइन्थ, स्ट्रेंथनिंग ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी शुड बिकम मोर इफेक्टिव, मॉनिटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग केयरफुली, इम्प्रूव गवर्नेंस क्वालिटी। टेंथ, टॉप 500 आउट ऑफ 1000 लिस्टेड कंपनीज गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। लार्ज लिस्टेड कंपनीज जो हैं शुड फॉलो स्ट्रिक्टर गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको स्ट्रिक्टर गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स को मस्ट फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनीज इन्वेस्टर्स को, इकोनॉमी को, स्टॉक मार्केट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है उदय कोटक कमेटी की? ये कमेटी हेल्प करती है मॉडर्नाइज करने में इंडियन गवर्नेंस को, इम्प्रूव करने में इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को, स्ट्रेंथन करने में ट्रांसपेरेंसी को और इंक्रीज करने में बोर्ड की इंडिपेंडेंस को। तो बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? इसने शिफ्ट करा फोकस हमारा जस्ट हैविंग गवर्नेंस रूल्स टू मेकिंग गवर्नेंस एक्चुअली इफेक्टिव। सिर्फ गवर्नेंस रूल्स नहीं होता, उसको एक्चुअली में इफेक्टिव बनाने पे इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। सो दिस इज़ इट, बाय बाय।